हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में लास्ट क्लास में मैंने कन्वर्जन ऑफ वन सॉल्यूशन टू अनदर पढ़ा था। ठीक है, आज के क्लास में अपन थोड़ा सा लास्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक जो था वो है फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। अब जैसे कि मैंने टॉपिक जब बताया था तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो टॉपिक है फ्रस्ट्रम, ये तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में आता है, मतलब इस सिलेबस में हटा दिया गया है इस साल, तो ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मैं ये टॉपिक कवर करके दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम लोग को अच्छे से आइडिया रहना चाहिए कि अच्छा इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। स्पेशली जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये बार देख लो जो भी चीजें इसके अंदर, और जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये टॉपिक पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन नॉलेज के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ सभी को पढ़ना ही चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, 20-25 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा। और हो सके तो आज अपन एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसे मैच होता है। तो देखो फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, तो सबसे पहले ये कोन का कुछ एक पार्ट है। ठीक है, कोन का क्या पार्ट है कि अगर मैं किसी कोन को, सपोज मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन है ऐसा कुछ, ठीक है, और अगर मैं इस कोन को एक बीच में से ये जो नीचे वाला सर्कुलर बेस जो है, यहाँ पे जो सर्कुलर बेस जो है, ठीक है, ये पूरा पूरा कोन है, मान लो ये ए, ये बी और ये सी, तो ये पूरा का पूरा कोन है। और अगर मैं यहाँ पे इस सर्कुलर कोन को बीच में से एक प्लेन काटते हुए ऐसे बीच में से कुछ काटता हूं, ठीक है, तो हमारे पास जो नीचे वाला जो फिगर देखो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये ऊपर में जो बनेगा इस प्लेन के ऊपर में वो तो एक कोन रहेगा, ठीक है, वो एक छोटा सा कोन रहेगा, और जो नीचे वाला जो बचेगा यानी ये वाला जो फिगर बचेगा उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फिगर बनता है इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। जैसे कि अगर तुम्हारा बकेट है, ग्लास है, तो वो सब क्या है, बेसिक फ्रस्ट्रम है। फ्रस्ट्रम में क्या होता है कि दो सर्कल्स होते हैं, दो सर्कुलर बेसिस होते हैं, एक का रेडियस हम लोग यूजुअली R1 मानते हैं, जो बड़े वाले का रेडियस R1 बोलते हैं, और छोटे वाले का जो रेडियस होता है वो R2 बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन है, और दो सर्कुलर बेसिस, और ये जो है कर्व पार्ट ऑफ एरिया जो भी रहेगा, एंड ये जो हमारे पास रहता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम। एंड सिमिलरली यहां से लेके यहां तक जो इसके लिए स्लैंट हेड था वो इसके लिए ये वाला एल स्लैंट हेड बन जाएगा। तो ये एक फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन होता है जिसमें मैंने सारी चीजें मार्क करके रखी है। तो अगर कोन को मैं बीच में से काटूंगा ऐसे प्लेन से, ताकि वो नीचे वाला जो सर्कुलर बेस है उसके भी पैरेलल रहे, तो वो जो बचेगा नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। और ये सब इसके नोटेशंस है जो कि तुम्हें याद रखना है। तो देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, कट ऑफ बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, then the portion of the cone between the cutting plane and the base of the cone, cutting plane and the base of the cone is called a frustum। जैसे कि मैंने कहा a frustum of a right circular cone has two unequal flat circular bases। तो ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, सर्कुलर बेस है, दोनों अनइक्वल है, दोनों के रेडियस अलग अलग है, एक बड़ा है तो एक छोटा है। अगर दोनों रेडियस इक्वल हो जाएंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, राइट। तो हमें सिलेंडर नहीं बनाना, हमें फ्रस्ट्रम बनाना है। तो फ्रस्ट्रम भी एक टाइप ऑफ सिलेंडर ही है, बस उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा स्लैंटेड है, बस इतना सा डिफरेंस है। दोनों के सर्कुलर बेसिस अलग अलग रहेंगे फ्रस्ट्रम में। अनइक्वल फ्लैट सर्कुलर बेसिस एंड अ कर्व सरफेस, तो ये जो कर्व सरफेस है उसके आसपास वाला वो कर्व सरफेस है, और दो फ्लैट सर्कुलर बेसिस है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नोट में कुछ पॉइंट लिखे, हाइट ऑफ अ फ्रस्ट्रम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू सर्कुलर बेसिस। तो देखो ये जो हाइट जो होता है फ्रस्ट्रम का वो क्या होता है, ये सर्कुलर बेस और ये सर्कुलर बेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे हाइट। वही जैसे कि अपना नॉर्मल कोन का हाइट क्या रहता है ये पूरा का पूरा, वैसे ही फ्रस्ट्रम का हाइट परपेंडिकुलर हाइट जो रहेगा वो। ठीक है, यहां पे तुम चीज तो लिख सकते हो, अगर मैं इस डायग्राम में बनाता हूं, ठीक है, सपोज ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, तो अगर मैं इसमें हाइट की बात करता हूं, चलो मान लेते हैं कि कोन का जो इनिशियल हाइट था वो h1 था, ठीक है, और बीच में से काटा तो दूसरे कोन का जो हाइट आया, मतलब दूसरे कोन का जो हाइट बन रहा था यहां से लेके यहां तक, वो मान लेते हैं h2 बन रहा था। तो हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम यानी ये वाला हाइट जो है h, जो h की हम लोग h की बात कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ अ फ्रस्ट्रम जिसको मैं h से डिनोट कर रहा हूं वो क्या रहेगा, AD माइनस AE, AD माइनस AE, दैट इज h इज इक्वल टू AD का लेंथ मैंने कितना माना है h1 और AE का लेंथ h2, तो h1 माइनस h2। तो बेसिकली दोनों कोन्स के हाइट का डिफरेंसेस जो रहेगा, दोनों कोन्स, एक बड़ा वाला कोन और एक छोटा वाला कोन का जो हाइट का जो डिफरेंस रहेगा
वो फ्रस्ट्रम का हाइट रहेगा। सेम गोज फॉर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता था कि जो टेढ़ा वाला जो ऐसे हाइट है स्लैंटिंग में, ठीक है, उसको बोलते थे हम लोग स्लैंट हाइट। अच्छे से एक बार बना रहा हूं। तो ये सपोज L1 है, ये पहले बड़े वाले कोन का स्लैंट हाइट है, और अगर L1 को मैंने L2 से माइनस किया जो कि छोटे वाले कोन का स्लैंट हाइट है, मेरे को यहां तक ही बनाना चाहिए, ठीक है, तो जो कि छोटे वाले कोन का स्लैंट हाइट है, तो मुझे मिलेगा ये फ्रस्ट्रम का स्लैंट हाइट यानी एल क्या होगा हमारे पास स्लैंट हाइट, वो रहेगा इसको अच्छी तो मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट है सपोज DEF हो गया, F ले लेते हैं उसको, ठीक है, तो F, तो L जो स्लैंट हाइट है ये वाला L यानी यहां से लेके यहां तक, ये जो L स्लैंट हाइट है वो क्या बनेगा AC माइनस AF विच इज L इज इक्वल टू L1 माइनस L2। तो बस मैं यहाँ पे नोटेशंस कुछ लिख रहा हूं, तो ये तुम्हें बस पता होना चाहिए बस मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बस जो हाइट रहेगा फ्रस्ट्रम का वो डिफरेंस ऑफ द टू हाइट्स ऑफ द कोन, जो स्लैंटेड रहेगा फ्रस्ट्रम का वो डिफरेंस ऑफ द टू स्लैंट हाइट्स ऑफ द कोन, ठीक है, ऑफ द टू कोन्स। तो दोनों कोन्स के जो स्लैंट हाइट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे फ्रस्ट्रम का स्लैंट हाइट मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के, जैसे कर्व सरफेस एरिया CSA, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो ये सब फॉर्मुलेज तुम्हें याद रखने हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं अगर याद नहीं रखोगे तो तुम लोग उसे डिराइव भी कर सकते हो। बस डिराइव करते वक्त एक चीज तुम्हें याद रखनी है, वो मैं बता रहा हूं भी क्या। पहले देख लो क्या क्या चीजें हैं। इफ H बी द हाइट, L बी द स्लैंट हाइट एंड R1 R2 बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्ट्रम। तो देखो यही वाला डायग्राम यहाँ पे तुम चीजों बना सकते हो वापस से। R1 R2, R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है तो रेडियस 1 रेडियस 2 से बड़ा है, नीचे वाला सर्कुलर बेस का रेडियस 1 है, ऊपर वाले सर्कुलर बेस का रेडियस R2 है, ठीक है। H परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों सर्कुलर बेस के बीच में, हाइट है, L स्लैंट हाइट है, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया जो रहेगा वो रहेगा पाई R1 प्लस R2 टाइम्स L। L यहाँ पे क्या है तो वो है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कैसे आता है। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर तुम यहां से इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर तो ये H ही रहेगा, सोचो ये वाला लेंथ, क्योंकि ये भी H है तो ये भी H रहेगा। फर्दर ये देखो स्लैंट हाइट तो हर बार सेम रहने वाला है L, तो ये हो जाएगा अपना स्लैंट हाइट। फर्दर ये L है, ये H है, तो ये डिस्टेंस जो रहेगा, ये डिस्टेंस, अब देखो यहां से यहां तक पूरा ये R1 है, ये R2 है, तो ये भी R2 रहेगा, तो ये बचेगा R1 माइनस R2। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा बनाऊंगा कि ये L है, ये H है, देखो ये H, ये L, ये 90 डिग्री, और ये वाला लेंथ कितना आ रहा है तो वो आ रहा है R1 माइनस R2। तो देखो स्लैंट हाइट की वैल्यू भी पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें देख सकते हो यहाँ पे, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो कई बार दोनों रेडियस गिवन रहता है और हाइट गिवन रहती है, तो उससे तुम स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में यही दिया रहेगा कि R1 R2 दोनों रेडियस दिए होंगे सर्कुलर बेसिस की, और हाइट दिया रहेगा, L दिया नहीं रहता है, तो L को तुम्हें निकालना पड़ता है स्लैंट हाइट को हमेशा ऑन बेसिस ऑफ H, R1 और R2। नेक्स्ट, फिर अब स्टार्ट करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि फ्रस्ट्रम यानी दो सर्कुलर बेसिस के बीच में जो ऐसा जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो कितना रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो यहां पे तुम देख सकते हो फ्रस्ट्रम ये है, एक्चुअल में यहां से आया है, तो मैं एक काम करता हूं, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहां पे मैं कुछ एक चीज देख सकता हूं, सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर रहेगा एंड ये भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखो यहां पे दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, क्योंकि दोनों सर्कुलर बेसिस पैरेलल है, तो ये जो ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो ये बेस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो दोनों का कॉमन एंगल है और ये तो 90 डिग्री है, तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल AEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। देखो E जो है यहाँ पे 90 है, यहाँ पे D 90 है, F यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे C करस्पॉन्डिंग, और A तो दोनों का कॉमन एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे ये सिमिलर ट्रायंगल है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अच्छा ये सब प्रूफ तुम्हें एग्जाम में पूछेगा नहीं कुछ, तुम अगर बस ये फॉर्मूले भी याद रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये भी याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो देखो ट्रायंगल AEF, तो ट्रायंगल AEF अभी साइड्स के रेशियो लेना चालू करते हैं, रेशियो ऑफ द साइड्स AE अपॉन AD इज इक्वल टू EF अपॉन DC इज इक्वल टू AF अपॉन AC।
तो यहाँ पे मैं ऐसे रेशियो लेना चालू कर दिया। तो AE, तो AE कितना देखो H2, AD कितना देखो AD पूरा का पूरा H1 इज इक्वल टू EF कितना देखो ये छोटा वाले का रेडियस, मतलब छोटा वाला सर्कल का रेडियस R2 और नीचे है R1 बड़े वाले से DC R1, ठीक है। फिर AF यानी छोटे वाले का स्लैंट हाइट L2 अपॉन बड़े वाले का स्लैंट हाइट विच इज L1। तो देख सकते हो ये रेशियो आ रहा है, तुम चाहे तो इसको सबको उल्टा भी कर सकते हो। तो हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा H1 अपॉन H2 R1 अपॉन R2, बस रेसिप्रोकल लिया मैंने, नीचे में जो लिखा उसको ऊपर लिख दिया, बस दिखने में अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं इसके वजह से। अब इसी कहानी का तुम्हें यहाँ पे ये सब चीजें यूज करनी है। तो देखो तुम्हें अभी ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो सोचो कैसे निकालोगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन, जो बड़ा वाला कोन है, माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन। सिंपल सा है कि बड़े वाले में जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा था कि पूरा सर्कल, मतलब पूरा जो कोन का था, पूरे कोन का जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा था, उसको ये छोटे वाले यानी ये जो छोटा वाला कोन है ये वाला, ठीक है, इस वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया से माइनस करो। कर्व सरफेस एरिया का कोन क्या होता है पाई आर एल। तो बड़े वाले कोन का रेडियस कितना देखो आर, तो बड़े वाले कोन का रेडियस है डीसी, यानी डीसी कितना है देखो ये मैं यहां पे लिख देता हूं R1 और यहां पे लिख देता हूं R2। तो ये हो जाएगा R1 और बड़े वाले कोन का स्लैंट हेड कितना देखो L1 माइनस छोटे वाले कोन का रेडियस देखो पाई आर एल, वापिस से पाई छोटे वाले कोन का रेडियस R2 बड़े वाले कोन का स्लैंट हेड छोटे वाले कोन का स्लैंट हेड L2, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन हमें आंसर्स R1 R2 H और L के टर्म में निकालना है। बेसिकली देखो R1 R2 L के टर्म में आ रहा है, तो इसको यहां से कन्वर्ट कैसे करोगे। तो एक चीज कर सकते हो, देखो हमारा R1 R2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 तो आ रहा है, बस ये L1 L2 की जगह तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचोगे, R1 को तो वैसे ही रखो, L1 को लिख दो, देखो ये L1 है पूरा का पूरा AC का लेंथ, तो L1 को लिख सकते हो L2 प्लस ये L, तो L1 को लिख दो L2 प्लस L माइनस पाई R2 L2, फर्दर पाई R1 L2 प्लस पाई R1 L माइनस पाई R2 L2, राइट। अब देखो यहां पे तुम्हें कुछ चीजें दिखा देंगी, जैसे कि ये वाला देखो R1 L2 और ये वाला देखो R2 L1 R2 L2। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें देखो, ये L में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी L2 एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, उसका क्या करोगे। तो एक काम करो, ये जो L2 है यहां से जो L2 दिख रहा है तुम्हें, उस L2 को तुम यहाँ पे पूरा कॉमन ले सकते हो। तो देखो ऐसा कुछ मिलेगा पाई R1 माइनस R2 L2 प्लस पाई R1 L। अब देखो यहाँ पे जो L2 आ रहा है, तुम या फिर एक काम करो, ऐसे करने से अच्छा तुम सीधा यहाँ पे पाई R1 L2, तो देखो R1 इंटू L2, अगर मैं इन दोनों को बस लेता हूं R1 इंटू L2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी R2 L1, राइट। तो ये बन जाएगा पाई R2 L1 प्लस पाई R1 L माइनस पाई R2 L2, राइट। बस ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तुम्हें अगर लिखना है तो लिख सकते हो, मैं बस प्रूव करके दिखा रहा हूं। अब देखो ये पाई R2 L1 और ये वहां पे माइनस पाई R2 L2, तो यहाँ पे माइनस मतलब पाई R2 जो है दोनों में कॉमन आ जाएगा पाई R2, और बचेगा क्या L1 माइनस L2 ब्रैकेट के अंदर, प्लस ये क्या है पाई R1 L। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये बना दिया है। अब देखो L1 माइनस L2 क्या है, तो L1 ये पूरा लेंथ है और L2 ये छोटा लेंथ है, तो L1 में से अगर मैं L2 माइनस करूंगा तो मुझे L मिलेगा, तो ये बन जाएगा पाई R2 L प्लस पाई R1 L विच इज पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट के अंदर टाइम्स L। तो देखो वही कर्व सरफेस एरिया है। तो इस तरीके से कर्व सरफेस ऑफ फ्लोस्टोम ये रहता है। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तुम्हें बस क्या करना है कि ऊपर वाले सर्कुलर बेस और नीचे वाले सर्कुलर बेस को ऐड करना है। तो ऊपर वाले का सर्कुलर बेस है, सर्कल है, तो एरिया उसका पाई R2 स्क्वायर, और नीचे वाले का एरिया पाई R1 स्क्वायर, तो वहां पे पाई कॉमन लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो देखो ये कर्व सरफेस एरिया और ये सर्कुलर बेसिस, दोनों सर्कुलर बेसिस के एरिया। फर्दर अगर तुम्हें वॉल्यूम भी निकालना है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये बड़ा वाला कोन, जैसे कि हमने कर्व सरफेस से निकाला, बिगर कोन माइनस स्मॉलर कोन। तो इसको भी करते हैं देखना, तो ये बन जाएगा 1/3 पाई बड़े वाले कोन का रेडियस R1 स्क्वायर, ये मैं उसका यूज कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ कोन, R1 स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो देखो यहाँ पे आंसर तो R1 और R2 और H के टर्म में है, यहाँ पे H1 H2 वो एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे 1/π कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है।
तो बचेगा बस R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H2। अब देखो तुम्हें यहाँ पे H1 H2 को कन्वर्ट करना है सेम टर्म में, तो एक काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे H1 H2 है और ये R1 R2 है, इनका यूज करने वाला हूं मैं। तो देखो H1 बाय H2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे तुमने डिविडेंड नाम की कोई चीज समझी होगी कि अगर मैं इसको यहां पे ऐसा कुछ दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूं H1 माइनस H2 अपॉन H2, सिमिलरली इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R2। ये मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूं, जहां पे H1 माइनस H2 जो होगा वो H बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पूरा H, राइट, इज इक्वल टू ये बन रहा है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे H2 को यहाँ पे जो H2 लिखा है उसे कन्वर्ट करना था, बस और कुछ नहीं। तो H2 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, H इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2। उससे पहले एक और चीज तुम अगर करना है तो कर सकते हो, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 को तुम लिख सकते हो। देखो H1 क्या है, तो H1 को लिख सकते हो H2 प्लस H, ये दोनों हाइट्स का सम H2 प्लस H, तो इसको मैं ओपन करके डायरेक्ट लिख रहा हूं R1 स्क्वायर H2 प्लस R1 स्क्वायर H, और यहां पे दूसरा जो टर्म था माइनस R2 स्क्वायर H2। अब देखो यहां पे H2 कॉमन आ रहा है, देखते जाओ, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, इसको मैंने पहले लिख दिया, प्लस देखो यहाँ पे H2 कॉमन, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H2। फर्दर यहाँ पे H2 की वैल्यू देखो, H2 की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, R2 इंटू H अपॉन R1 माइनस R2, तो उसी का पुट कर रहा हूं मैं, देखो अभी 1/3, इसको वैसे ही छोड़ रहा हूं। इसको लिखेंगे, देखो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को मैं फैक्टराइज कर लेता हूं, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, और H2 की वैल्यू क्या थी, तो H2 की वैल्यू यहां पे भेजो, तो HR2 अपॉन R1 माइनस R2, HR2 अपॉन R1 माइनस R2। देख सकते हो R1 माइनस R2 कैंसिल। अब बस तुम्हें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने पूरे के पूरे, तो देखो 1/3 पाई, सब में से देखो ये H और यहां से भी H कॉमन आ जाएगा, 1/3 पाई H बाहर, R1 स्क्वायर बचा अंदर, प्लस R1 R2, एक R1 R2 बचा है, और प्लस R2 इंटू R2 दैट इज R2 स्क्वायर बचा है। तो इस तरीके से ये इसका भी प्रूफ हमने कर लिया है। तो बेसिकली बस ये ट्रायंगल में दो कोन्स जो बन रहे हैं, दोनों कोन्स के वॉल्यूम को माइनस करके तुम्हें इसका वॉल्यूम मिलेगा। बस तुम्हें आंसर याद रखना है कि आंसर सब कुछ R1 R2 H और L के टर्म में ही आना चाहिए। तो ये 3 फॉर्मुलेज है, तुम्हें ये सब प्रूफ्स, डेरिवेशन, ये सब कुछ पूछने नहीं वाला, बस ये 3 फॉर्मुलेज समझने आने चाहिए तुम्हें, उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से, 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं इस पे, ताकि तुम लोग को आइडिया आ जाए कि फर्स्ट टर्म क्या है। लिख लो पहले इसको अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों के दोनों अच्छे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 से। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर। तो देखो वापस एक फ्रस्ट्रम दिया हमारे पास, ऊपर में छोटा मान लेते हैं, नीचे में बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रस्ट्रम दिया है, हाइट कितना है फ्रस्ट्रम का, वो है 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं H बोल देता हूं। फर्दर रेडियस दिए हैं दोनों के, तो 15 एंड 7 सेंटीमीटर है, तो मैं छोटे वाले R2 को बोल देता हूं 7 सेंटीमीटर एंड R1 को बोल देता हूं 15 सेंटीमीटर। यूजुअली मेरा R1 R2 से बड़ा ही रहता है, इसलिए मैं ऐसे करता हूं हमेशा, ठीक है। तो ये अपना सेंटर है दोनों सर्कुलर बेसिस का। देन फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस ऑफ द फ्रस्ट्रम, टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो बेसिक उसने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तुम्हें एग्जाम में, तो करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। बस फॉर्मूला याद रखना, 1/3 वॉल्यूम निकालना है, पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो इस यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम V। 1/3 पाई को मैं लास्ट में कैलकुलेट करूंगा, लेकिन अभी लिख देता हूं 3.14। H कितना देखो, हाइट 6 सेंटीमीटर है, R1 स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर विच इज 225, R2 स्क्वायर 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड प्लस 15 7 का कितना हो जाएगा 7 5 35 105 हो जाएगा। तो ये बन गया ऐसा। फर्दर और कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू कितना बन रहा है देखो ये, तो ये तो 3 से तो मैं हटा देता हूं, एक काम करता हूं 3 1 3 2 तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम V इज इक्वल टू 3.14 इंटू 2 इंटू, अब ये कैलकुलेट करते हैं, तो 225 प्लस 49, तो ये बन जाएगा पहले इसको कैलकुलेट 225 105, तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा 330 प्लस 49, तो ये बन जाएगा 379, राइट। अब इसको क्या पूरा कैलकुलेट करना है, तो 379 इंटू 2 करो, तो इंटू 2 करोगे तो कितना बन जाएगा 3.14, 9 2 18, 7 2 14 15, 3 2 6 7,
तो 758 इंटू 3.14। अब बस मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा काम है करना। 8 4 32, ठीक है, 5 4 20, 23, 7 4 28 30, 7 5 8, 1 से मल्टीप्लीकेशन है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है इसे, तो 8 3 24, 2 कैरी ओवर, 5 3 15 17, 1 कैरी ओवर, 7 3 21 22, 2 11 10 10 18 3 2। तो इसका मतलब ऐसा कुछ बन रहा है। डेसिमल कितने थे देखो, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो यहां पे भी ऐसे ही आ जाएगा। Therefore वॉल्यूम इज इक्वल टू 2380.12। यूनिट देखो किसमें सब चल रहा है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूबिक रहता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली एंड कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई r1 प्लस r2 टाइम्स l। तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, जहां पे तुम्हें सबसे पहले l निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। तो l इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, वो मैंने पाइथागोरस से ये प्रूव कराया था, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करो, अंडर रूट h कितना देखो 6 स्क्वायर, तो 36, राइट, 6 स्क्वायर h हो गया। फिर उसके बाद r1 माइनस r2, तो 15 माइनस 7, तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर विच इज 64। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं, तुम लोग खुद भी एक बार देख लेना एक बार। तो यहाँ पे अगर ये कैलकुलेट करो तो 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो स्लैंट हाइट बन रहा है 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया यहां से कंटिन्यू पाई 3.14, r1 प्लस r2 कितना देखो 15 प्लस 7, तो वो हो जाएगा 22, तो 22 इंटू 10, तो ये बन रहा है 31.4 इंटू 22, तो 314 31.4 इंटू 22, 4 2 8 2 6 6 2 8 वापस से, तो ये 8 ये 10 ये 9 6908 और एक पॉइंट के बाद डेसिमल। देयरफॉर पूरा जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 690.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे तुम्हें करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डिफिकल्टी कुछ तो थी नहीं, लेकिन अब एक टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम चाहिए तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डेरिवेशन करते वक्त कि जो फ्रस्ट्रम बनता है और जो ऊपर में जो कोन जो अटैच रहता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं। तो उन सिमिलर ट्रायंगल्स का तुम चाहिए तो नोट में पॉइंट लिख सकते हो पहले जाके, फिर यहाँ इस क्वेश्चन के बाद भी लिख सकते हो कि द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द बिगर कोन एंड स्मॉलर कोन ऑफ अ फ्रस्ट्रम आर सिमिलर। ठीक है, तो दोनों राइट, क्योंकि वो बाय एंगल सिमिलरिटी वो सब तो मैंने प्रूव किया ही था। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में भी यूज होने वाला है। देखो कैसे, अब बकेट ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर है, तो बकेट है तो मैं उसको उल्टा डायग्राम बना रहा हूं, देखना थोड़ा सा नीचे में, थोड़ा छोटा रहेगा ना, एक बकेट है ऐसा, ठीक है, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, तो ये हाइट हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, इसको मैं एच बोल देता हूं, विच इज मेड ऑफ मेटल शीट, तो मेटल शीट से बना हुआ है। और बकेट में क्या होता है, ऊपर ओपन रहता है, नीचे में भरा रहता है, इतना याद रखना बस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ साइड कोन विद रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड। ठीक है, तो लोअर एंड का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, वो लोअर मतलब नीचे वाला, इस केस में लोअर कम है देखो, तो ये 3 सेंटीमीटर का है, इसको मैं R2 बोल देता हूं, और ये जो बड़ा वाला है 5 सेंटीमीटर का अपर एंड, जिसको मैं R1 बोल देता हूं। तो ये वापिस से दिया है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन फ्रॉम विच ऑफ विच द बकेट इज अ पार्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है, बहुत लोग ये लाइन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बस क्या करना है, तुम्हें इसको पूरा कोन कवर कंप्लीट करना है कि अगर बकेट के नीचे पूरा कोन होता, तो देखो उसने पूछा क्या है, हाइट ऑफ अ कोन, तो कोन का हाइट पूछा है, ऑफ विच बकेट इज अ पार्ट। ठीक है, तो बकेट जिसका पार्ट है, इसका पूरा का पूरा हाइट निकालना है फर्स्ट पार्ट में, ये वाला। तो कैसे निकालोगे, तो यहां पे चलो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसे। ठीक है, अब इसको ज्वाइन किया, तो ये मुझे H1 ये निकालना है, मुझे H2 की वैल्यू भी नहीं पता है। ठीक है, तो देखो हम एक एक करके निकालते हैं। तो अगर मुझे ये H पता है 16 सेंटीमीटर है, H इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं H1 जो मैंने लिया है यहाँ पे H1, ये बड़ी वाली हाइट, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H, राइट, H2 प्लस H, दैट इज H1 इज इक्वल टू कितना 16 प्लस H, सॉरी 16 प्लस H2, तो ऐसा बन जाएगा H1 की वैल्यू देखो, H1 इज इक्वल टू 16 प्लस H2। अब देखो हमारे पास, अगर मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं, ये A है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो हमें ये तो चीज पता है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमने कैसे बोला कि बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, यहाँ पे ये एंगल सेम, ये एंगल और ये एंगल कॉमन ही है इसका, तो हम लोग बोल सकते दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, देखो ये वाली कहानी, रेशियो ऑफ द साइड्स ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू रेडियस डीई अपॉन बी सी। तो ये दो बस रेशियो यूज कर रहा हूं, बाकी जो तीसरा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी से काम हो जाएगा अपना। तो एडी कितना, देखो ए डी ये वाला हाइट तो h2 है, ए बी यानी पूरा वाला हाइट है, ए बी h1 है, h1 को हमने लिखा है 16 प्लस h2, तो उसको लिख देते हैं h1 इज इक्वल टू डीई। तो डीई कितना देखो 3 और बीई कितना, बीसी देखो कितना, बीसी तो वो है 5। तो इस तरीके से इसका रेशियो हो गया, वही है बेसिकली h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, वही किया हमने और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 5h2 इज इक्वल टू 16 3 48 प्लस 3h2, तो ये बन जाएगा 5h2 प्लस 3h2 2h2 इज इक्वल टू 48, यानी h2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और अगर h2 24 सेंटीमीटर है तो हमें तो ये पूरा हाइट चाहिए था ना h1, तो h1 कैसे निकालेंगे कि अगर एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार सही निकाला है कि हमने h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, सही लिखा है 3/5 5h2 और ये 43 16 3 48 प्लस 3h2 बिल्कुल सही है, 2h2 h2 इज इक्वल टू 24 बिल्कुल सही है। तो h2 अगर 24 है तो 16 प्लस 24, तो h1 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 24 हो जाएगा 40, तो h1 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपना हाइट जो है वो भी उसका रेशियो तुम चाहिए तो देख सकते हो। देखो h2 अपॉन h1 तो या फिर h2 अपॉन h2 40 अपॉन 24 का रेशियो कितना होगा, 8 5 40 8 3 24, तो 5:3। और देखो रेडियस भी 5:3 के रेशियो में ना, 5 और 3, तो एकदम सही चल रहा है। ये तो हो गया अपना हाइट, ये पूरे पहला पार्ट का आंसर। हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच बकेट इज अ पार्ट, तो ये बकेट जिसका पार्ट है उसके पूरे कोन का हाइट बताओ, तो हाइट उसके पूरे कोन का 40 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ विच द बकेट इज नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन बी फिल्ड इन द बकेट, तो ये पूरा बकेट है, इस बकेट में जितना भी वॉल्यूम आ रहा है वो बताओ। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ बकेट ही निकालना है, तो वो तो फॉर्मूला हमारे पास है ही, पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लेते हैं तुम लोग, मैं चाहिए तो छोड़ दूंगा, ये जगह कम है। पाई के टर्म में आंसर रख रहा हूं, तुम चाहिए तो पाई खुद ही वैल्यू निकालना, बाकी सब तुम्हें निकाल के बता देता हूं। h 16 r1 स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 ऑलरेडी कर रहा हूं, 25 प्लस 9, तो 25 प्लस 9 हो गया 34 हो गया। r1 r2 कितना है 15, देखो प्रोडक्ट 15, तो 34 प्लस 15 कितना हो गया 49, तो ये बन गया 49। यहाँ पे 3 से कोई जा रहा है, देखो देखो वापस चेक कर लेते हैं, 25 और 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 r1 r2 कितना हो गया 15, तो 34 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 49, एकदम सही है। तो ये कितना बन रहा है 16 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा 49, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, तुम लोग की वॉल्यूम बताना, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बताना जो भी वॉल्यूम आ रहा है, तुम्हारा काम आज का ये। ठीक है, थर्ड पार्ट, स्लैंट हेड ऑफ द बकेट, तो स्लैंट हेड के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है कि h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो देखो h कितना, देखो हाइट 16, तो 16 स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2, तो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, तो कितना होता है 256 प्लस 4, चेक कर लो एक बार सही है क्या, वैल्यू सब सही लिया ना, एक बार देख लो एक बार फाइनली, 256 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 260। तो इसका भी हाइट तुम अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, कुछ इरेशनल टर्म्स में आएगा, जो भी है निकाल लेना। फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बकेट, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब हमें ये सोचना है कि अगर हम मेटल शीट लेते हैं तो वो कितना अमाउंट ऑफ एरिया हमें चाहिए होगा मेटल शीट का, ताकि ये बकेट को बना सके। तो बकेट में मेटल कहां पे यूज होने वाला है, एक तो वो सराउंडिंग और एक तो नीचे वाला। तो इसका मतलब मुझे अगर मेटल शीट चाहिए तो मुझे ये नीचे वाला कर्व सर्कुलर जो बेस है उसका एरिया चाहिए होगा, एंड ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका भी चाहिए होगा एरिया। तो देखो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड, मैं लिखूंगा अभी ऐसे, एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा,
इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कुलर बेस। तो ये बस मुझे निकालना है बच्चे से बेस। क्यों बॉटम? ऊपर में तो ऊपर ही रहेगा ना, तो नीचे में जो भी रहेगा वो भी तो चाहिए होगा मुझे, तो इसीलिए मैंने वहां पे बॉटम सर्कुलर बेस लिखा। यहाँ पे तुम्हें टोटल सरफेस एरिया भी नहीं निकालना और बस कर्व सरफेस एरिया भी नहीं निकालना है। लोग क्या करते हैं, बस कर्व सरफेस एरिया निकाल के छोड़ देते हैं, और कई लोग करते हैं टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। वो दोनों आंसर नहीं है, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले का एरिया, बस और कुछ नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो वो होता है पाई r1 प्लस r2 टाइम्स l, और सरफेस एरिया ऑफ द बेस, नीचे वाले बेस का रेडियस r2 है, तो पाई r2 स्क्वायर। निकालो इसको, पाई कॉमन ले लो चाहिए तो, r1 इंटू एल, तो l तो हमने निकाला था, जो भी है यहाँ पे l निकालो, r1 इंटू एल इरेशनल के टर्म्स में आएगा, जो भी तुम्हारा काम है इसको करो। लिख लो इसको अच्छे से। यहीं पर हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसके जो भी आंसर्स आ रहे हैं तुम लोग एक बार मेरे को लिख के बताओगे, ठीक है, सेंड करोगे आंसर्स प्रॉपर वे से। और अगर इसके बाद अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है फर्स्ट टर्म में तो भी तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा टेंशन मत लेना। यहीं पर मैं इसको खत्म कर रहा हूं। जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस अटैच किए हैं, तो वो क्वेश्चन तुम लोगों को करना ही है और मुझे भेजना है, वो प्रॉपर सबको भेजना है कि मुझे मतलब जो भी एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको मुझे अपने आंसर्स भेजने उनके, ये तो भेजना ही है। इसके अलावा बाकी भी क्वेश्चन अटैच किए उनके भी भेजने याद से, ठीक है। चलो फिर ये पे खत्म करते हैं, इसी से अपना ये चैप्टर खत्म हुआ। कोशिश करते हैं आज अपन एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करें जो कि है सर्कल्स, ठीक है। जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है वो भी है ना कि सर कंटिन्यू करेंगे, और मैं सर्कल्स वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं ताकि तुम लोग अच्छे से आइडिया हो सके, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।